Macafieja World. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाता है उसको सीखेंगे हम लोग। तो सबसे पहली चीज़, टू ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर यू शुड नो टू थिंग्स, व्हाट इज सेंट्रल एटम एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ईच एटम। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें पहले पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि टू डिसाइड द सेंट्रल एटम। देखिए, सेंट्रल एटम को डिसाइड करने के लिए मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, बट इनमें से कोई भी पॉइंट हार्ड एंड फास्ट ट्रू नहीं है। ठीक है, तो सो बी फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पर देखिए, इन जनरल द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाइज द सेंट्रल एटम इन द मॉलिक्यूल और आयन। फॉर एग्जांपल NF3 CO3 2 माइनस, यहाँ पर N और यहाँ पर C। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, जनरली द एटम विच इज और आर लेस इन नंबर एक्ट एज अ सेंट्रल एटम। थर्ड पॉइंट है, जनरली सेंट्रल एटम इज द एटम विच कैन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड। ठीक है, विच इज जनरली इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम। नेक्स्ट पॉइंट है, एटम ऑफ हाईएस्ट एटॉमिक नंबर और लार्जेस्ट एटम generally act as a central atom. Hence, we can say that fluorine and hydrogen can never act as a central atom, क्योंकि इन ये प्योरली लिमिटेड एलिमेंट है, इनकी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती है। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग बॉन्ड बनाने के लिए दूसरी रिक्वायरमेंट के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए मैं आपको यहाँ पर एलिमेंट्स के ग्रुप नंबर और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता देता हूँ। तो वो अगर आप याद रखोगे तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेमोराइज करना इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ग्रुप वाइज लिख ले रहे हैं, ग्रुप, और उसके बाद नीचे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ग्रुप लिखते हैं। सबसे पहले हमने ग्रुप 13 लिया। ठीक है, फिर ग्रुप हम 14 लेंगे, 15, 16, 17, 18। क्लियर। तो 13 के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 3। 14 के पास 4, 15 के पास 5, 16 के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 17 के पास 7 एंड 18 के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ग्रुप 13 में कौन कौन से एलिमेंट हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। मोस्टली आपको बोरॉन और एल्यूमिनियम की ही ज़रूरत पड़ने वाली है। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ग्रुप 18 में हीलियम। हीलियम के लिए ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट बोल सकते हैं इसको। हीलियम को आप यहाँ पर एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, हीलियम के बाद है नियॉन। नियॉन के पास 8 होते हैं, हीलियम के पास कितने होते हैं? 2 होते हैं। आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। क्लियर। तो इस तरह से ये आपके पास एलिमेंट और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का काउंट है। चलिए, अब हम लोग बिल्कुल छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं, सो दैट आपको लर्न करना थोड़ा सा आसान हो जाए। जैसे मैं कुछ ऑक्साइड्स ले रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैंने लिया है कार्बन डाइऑक्साइड, काफ़ी इजी है। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, सो दैट हमें इनके लिए ऑक्टेट रूल फॉलो करना कंपलसरी हो जाएगा। हम सेंटर एटम कार्बन है, बाकी एटम्स को उसके नेबरहुड में प्लेस कर देते हैं। अब उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनके ऊपर हाईलाइट कर दीजिए इन दी फॉर्म ऑफ डॉट। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाईलाइट करा दीजिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास 6 है, कार्बन के पास 4 है। तो इन दोनों के बीच में जब हम शेयरिंग कर रहे होंगे तो जिसकी नीड कम होती है
हम उसके अकॉर्डिंग शेयर करते हैं। तो ऑक्सीजन को 6 चाहिए, 6 है उसको 2 चाहिए, और कार्बन के पास 4 है उसको 4 और चाहिए, तो हम ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग शेयर करेंगे। तो ऑक्सीजन को 2 चाहिए थे तो हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर कर देंगे। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया और कार्बन के पास 6 हो गए। अब ऑक्सीजन के पास भी 6 है, कार्बन के पास भी 6 है, दोनों को 2 की रिक्वायरमेंट होगी। हमने इस तरह से शेयरिंग कर लिया। समझे आप किस तरह से हमें शेयरिंग करना है? तो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हमारा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जिसमें से सल्फर जो है वो आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, यानी वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड करा सकता है ड्यू टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल। बट ऑक्सीजन सेकेंड पीरियड का ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं करा सकता। चलिए, इसके पास 6 है, इसके पास भी 6 है, दोनों को 2 की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। पहले हमने ऑक्टेट फॉलो किया, ठीक। फिर और ऑक्टेट वाली चीज़ मैंने बताया ना, फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड के बारे में ही सिर्फ चीज़ ध्यान रखिए, उनके लिए कंपलसरी है। बाकियों के लिए आप अगर पॉसिबल है तो आप ऑक्टेट रूल से चलिए, अगर नहीं हो रहा है देन हम ऑक्टेट को एक्सपेंड भी करा सकते हैं अगर उनके पास एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल है तो। ऐसे ही सल्फर और ऑक्सीजन में इसके पास 6 है, लेकिन अभी सल्फर के पास 8 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कराएंगे। तो आफ्टर शेयरिंग इसका तो ऑक्टेट पूरा हुआ, इनका भी ऑक्टेट पूरा हुआ, बट सल्फर का ऑक्टेट एक्सीड कर गया है, तो इसको हम हाइपर वैलेंट या सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। सुपर ऑक्टेट और हाइपर वैलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। ऐसे ही SO2 के बाद अगर हम SO3 का बनाएंगे तो आप देखेंगे कि SO3 के पास इस तरह से टोटल ऑक्सीजन के पास 6 थे, वो इसके 2 से शेयर करेगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास 6 है, वो इसके 2 से शेयर करके अपने ऑक्टेट पूरे करेगा। और तीसरे ऑक्सीजन के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो इससे शेयर कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर बनाइए। और आपको क्या पूछा जा सकता है, आपसे मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर पूछा जा सकता है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर देखिए 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक को हम बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसी को हम बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। और दूसरा होता है हमारे पास बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर के लिए क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोग बॉन्ड पेयर बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए, इस ऑक्सीजन के पास 1-2 लोन पेयर, इसके पास भी 1-2, और कार्बन के पास एक भी नहीं। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास 2, इसके पास 2, और इस सल्फर के पास 1 लोन पेयर है। और यहाँ पर तीनों ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर है, बट सल्फर के पास एक भी लोन पेयर नहीं है। तो आपको लोन पेयर वगैरह काउंट करने को आ जाता है इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप एडवांस के पेपर में। तो ये मैंने कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड बनाया। अभी हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में NO2, तो यहाँ पर आप सेंटर एटम इज नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके नेबर में ये 2 ऑक्सीजन रख दीजिए, हर ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब पहले इन दोनों की बात करते हैं। इसके पास 5 है, इसके पास 6, इसको 3 की रिक्वायरमेंट, इसको 2 की, तो जिसकी रिक्वायरमेंट कम है हम उसके अकॉर्डिंग शेयर करेंगे। तो हमने 2 इससे और 2 इससे शेयर किया। नाउ ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, ठीक है, बट नाइट्रोजन के पास अभी कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के पास 6 थे, तो अभी भी हमें इसको 2 चाहिए, लेकिन इसके ऑक्टेट को अब अगर हम यहाँ पर शेयर कराएंगे तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, जो कि नाइट्रोजन के ऑक्टेट को एक्सीड करा देगा। बट नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, वो अपने ऑक्टेट को एक्सीड नहीं करा सकता। तो उस केस के लिए ही हमारे पास बनाया गया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर देगा। और इसके पास अभी भी 7 इलेक्ट्रॉन है, बट ये इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होगा, और इट इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। और ये एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। पैरामैग्नेटिक मतलब जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की पॉसिबिलिटी हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो हमारे लिए पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड हो गया।
नाइट्रोजन के और ऑक्साइड अगर हम लोग देखते हैं जैसे कि N2O, अब यहाँ पर देखिए सेंटर एटम नाइट्रोजन है और बाकी के जो आपके पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है उसको नेबरहुड में रख दिया। अब हर नाइट्रोजन के पास टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन के पास टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास 5, इसके पास 5, दोनों को 3 3 की रिक्वायरमेंट है, तो हमने इन दोनों की शेयरिंग करा दिया। अभी दोनों का ऑक्टेट देखिए पूरा हो चुका है, ठीक है। बट अभी ऑक्सीजन के पास 6 है लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा हो गया और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना है, तो ऑब्वियसली अब हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे हम लोग। तो अभी देखो इसके पास भी 8 हो गया और इसके पास भी 8 है, तो इस तरह से हम लोग नाइट्रोजन का ये वाला ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो आपने समझा कि किस तरह से ऑक्साइड सेंटर एटम रखिए, बाकी एटम उसके नेबर में रखिए और उनके साथ बस आप ऑक्टेट रूल फॉलो करते चले जाइए, ठीक है। अब N2O के बाद अगर हम और ऑक्साइड बनाना चाहें यहाँ पर, तो हम लोग क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, कार्बन का एक ऑक्साइड और देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया है N2O3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये ऑक्साइड में जब ये ऑड नंबर होता है तो हम लोग उसको इस तरह से लिखते हैं, 2 सेंटर एटम हो गए और जो ऑड वाला इलेक्ट्रॉन है वो बीच में ऐसे डाल देते हैं, ठीक है। अब बाकी की जो रिमेनिंग ऑक्सीजन है उसको ऐसे अरेंज कर दीजिए। अब बस आपको क्या करना है, ऑक्टेट रूल फॉलो करते जाइए और बॉन्ड बनाते चले जाइए, ऑक्टेट रूल फॉलो करिए, बॉन्ड बनाते जाइए, ठीक है। ऑक्टेट रूल फॉलो करिए और बॉन्ड बनाते चले जाइए। तो बस हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, ऑक्टेट रूल फॉलो करना है और बॉन्ड बनाते चले जाना है, ठीक है। चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं। इसके पास 6 है, इसके पास 5 है, इसको 2 की रिक्वायरमेंट, इसको 3 की, तो हमने सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल किया। नाउ इट बिकम्स 8। अभी इसके पास कितने हो गए, 7। अभी भी इसको 1 की रिक्वायरमेंट है तो ये 1 इस ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा। नाउ इसके पास हो गया 8। अब इस ऑक्सीजन को 1 रिक्वायरमेंट है और नाइट्रोजन के पास ज़्यादा है, तो पहले इस ऑक्सीजन की 1 रिक्वायरमेंट इससे फिल करा देते हैं। तो अभी देखो ये भी 8 हो गया। अभी इसके पास कितने हैं, 6 हैं। अभी इसको 2 की ज़रूरत है और इसको भी 2 की ज़रूरत है, तो अब ये क्या करेगा, ये 2 इससे शेयर कर लेगा, ये इस तरह से। तो अभी इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इसका भी। तो इस तरह से हम लोग N2O3 का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। वैसे N2O3 के लिए एक और स्ट्रक्चर सजेस्टेड होता है, वो ये है, N2O3 इज अ मिक्सचर ऑफ NO एंड NO2, ठीक है। तो उस केस में इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा भी बनता है, ठीक है, N2O3। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों सही है। आप देखिए एक बार जेई के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, नंबर ऑफ लोन पेयर इन N2O3, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लोन पेयर हैं इस वक्त N2O3 के मॉलिक्यूल के पास। क्लियर है भाई? इसके बाद नेक्स्ट एक और नाइट्रोजन का ही ऑक्साइड है, दैट इज N2O5। यहाँ पर भी देखो ऑड है, तो जब भी ऑड है तो आप ऑड की प्लेसिंग समझिए, 2 सेंटर एटम है नाइट्रोजन और उनके बीच में एक ऑड वाला ऑक्सीजन डाल दीजिए और बाकी के दोनों ऑक्सीजन को दोनों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, ठीक है, 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 4 1, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 1 2। तो अभी होगा क्या, ये नाइट्रोजन इससे एक शेयर करेगा और ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन से एक शेयर, तो अभी इसके पास 6 हो गया और इसके पास भी 6 हो गया। अब इसको कितने की ज़रूरत है, 2 की, वो 2 इस ऑक्सीजन से शेयर करेगा, ये अपने 2 इस ऑक्सीजन से शेयर करेगा, ठीक है। अभी इसके पास हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, काउंट करिए भाई, इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट हो चुका है पूरा। तो अब ये अपने ऑक्टेट को पूरा हो जाने के बाद कैसे करेगा, ये अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को इस ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट करके बॉन्ड बनाएगा, ऐसे ये यहाँ से कोऑर्डिनेट करके इसको बॉन्ड बनाएगा। तो ये हो गया आपका N2O5, समझे भाई?
चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ तो ये तो दो ही एटम है, तो कोई भी सेंटर एटम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई, जरा एक बार देखते हैं। 1 2 1 2 4 है। और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसके पास 4 है, इसके पास 6। इसको कितने की ज़रूरत है, 2 की, इसको 4 की। तो सबसे पहले क्या किया, जिसकी रिक्वायरमेंट कम थी उसके अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन शेयर कराया, तो अभी इसका ऑक्टेट हो गया पूरा। बट कार्बन के पास अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा। तो अभी देखो इसका भी ऑक्टेट हो गया पूरा। ठीक है, तो इस तरह से हमने आपको ये बना के दिखाया है ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर। इसके अलावा कुछ और भी कंपाउंड्स हैं, उनको भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैं उनको इलेक्ट्रॉन वगैरह हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे, इतना टाइम नहीं लगता। तो एस के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बाकी सब उसके नेबरहुड में आपने ऐसे प्लेस कर दिया। ठीक है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक की ज़रूरत है, वो एक इससे शेयर करेगा। ऐसे ये भी एक इससे शेयर करेगा। अभी सल्फर का ऑक्टेट हो गया पूरा, क्लोरीन का हो गया, क्लोरीन का हो गया, सिर्फ ऑक्सीजन का बचा। अब ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड करके इसका ऑक्टेट पूरा करेगा, समझे। ऐसे ही POCl3, फॉस्फोरस भी थर्ड ग्रुप का है, ये भी अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड करेगा। बाकी सारे एटम ऐसे ही नेबरहुड में रख दीजिए। फॉस्फोरस इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसके साथ एक, इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ किया, उसके जो 2 इलेक्ट्रॉन बचे वो इसके साथ में वो शेयर कर लेगा। तो इस तरह से ये ऑक्साइड वगैरह बनाएगा। ठीक है भाई, तो SO2Cl2 ये मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए बताया, बाकी आप अपनी बुक से और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इसके बाद और मॉलिक्यूल्स में जाते हैं, तो ऑक्सी एसिड आपको बना के दिखाते हैं। ऑक्सी एसिड्स कि ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो ऑक्सी एसिड में जैसे कि सबसे पहला आपको मैं बना के दिखाता हूँ H2CO3। सबसे पहले ऑक्सी एसिड के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर ऑक्सी एसिड में दो चीज़ों की पोजीशन बिल्कुल फिक्स होती है। एक तो सेंटर एटम इस कार्बन, ठीक है, और उसके अलावा वहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन के बारे में ध्यान रखिए, अगर वो हाइड्रोजन एसिडिक है तो वो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही ज्वाइन होगा। ऑक्सीजन अगर एसिडिक है, हाइड्रोजन अगर एसिडिक है तो वो ऑक्सीजन के साथ ही ज्वाइन होगा। तो इसके नेबरहुड में 3 ऑक्सीजन को रख दीजिए, ठीक है, और हाइड्रोजन को एनी ऑफ दी 2 ऑक्सीजन के नेबरहुड में रख दीजिए। तो ये आपको ऑक्सी एसिड के अरेंजमेंट में ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए अब शेयरिंग करते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट 1 की है, तो वो इससे 1 शेयर करेगा। ऐसे ही ऑक्सीजन इस कार्बन से 1 शेयर करेगा। ऐसे यहाँ पर ये वाला इस ऑक्सीजन के साथ में 1 शेयर करेगा, ठीक है, और ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ 1 शेयर करेगा। तो अभी यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, ये भी ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। कार्बन के पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब वो क्या करेगा, अब वो ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा। ठीक है भाई, तो आपको बस क्या पता होना चाहिए कि किसी के एसिड के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन है। जितने एसिडिक हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से ज्वाइन होंगे, सेंट्रल एटम से ज्वाइन नहीं होंगे। ठीक है, तो अब H2CO3 के बाद आप ऐसे ही बना सकते हैं H2SO3। सल्फर, यहाँ पर 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन को हमने इस तरह से प्लेस किया। हाइड्रोजन 1 शेयर करेगा, इधर से 1 शेयर करेगा, ऑक्सीजन इधर से 1 शेयर करेगा, और फिर बाद में सल्फर इस ऑक्सीजन से 1 शेयर कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बना सकते हैं H2SO4। तो H2SO4 में सल्फ़र देखिए इसके पास 4 ऑक्सीजन ऐसे नेबरहुड में रख दीजिए, और हाइड्रोजन को एनी ऑफ दी 2 ऑक्सीजन के नेबरहुड में, और सबसे पहले हाइड्रोजन ही बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस जैसे मैं आपको बॉन्ड बना रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही आपको बॉन्ड बनाते चले जाना है। तो ये हमने बना लिया H2SO4। चलिए अब हम लोग कुछ ऐसे ऑक्सी एसिड लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन जितने दिख रहे होते हैं उससे वो वेरिएबल होता है। जैसे कि H3PO4, 3 एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास। तो यहाँ पर फॉस्फोरस के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 ऑक्सीजन को ऐसे प्लेस कर दीजिए,
और हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, ठीक है। और ये ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से शेयर करेगा और फिर फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब इसके बाद H3PO4 के बाद आता है H3PO3, ठीक है। तो H3PO3 के पास केवल 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ज्वाइन होंगे और एक सेंटर एटम से। तो इसका स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ कर रहे होगे तो 3 ऑक्सीजन को तो आप उसके नेबरहुड में रखेंगे और एक और हाइड्रोजन को भी उसके नेबरहुड में रखेंगे, और जो 2 हाइड्रोजन एसिडिक हैं वो एनी ऑफ दी 2 ऑक्सीजन के साथ होंगे। तो बस अब आप यहाँ से शेयरिंग करना शुरू कर दीजिए, ऑक्टेट पूरा करते जाइए और आपको दिखेगा कि स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रॉ हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल है H3PO2, इसके पास तो केवल एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, मतलब एक ही हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से ज्वाइन होगा। बाकी सारा किससे ज्वाइन होने जा रहा है? बाकी सारा सेंटर एटम से ज्वाइन होगा। तो एक हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन के नेबरहुड में रखा और वो इस तरह से बॉन्ड बना लेगा, बाकी के हाइड्रोजन सेंटर एटम से बॉन्ड बनाएंगे और ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। तो ये मैंने आपको ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर बना के बताए और ऑक्साइड के भी, ठीक है। इसके अलावा आपको बुकलेट मिल जाएगी, बुकलेट में जितने भी 10+2 में जितने भी इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर हैं, इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, डाइबोराजोन, डाइबोरेन, वो सब भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको बुक से एक बार उन सारे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू।